मुल्क से बाहर भेज देने की चेतावनी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इसका वैध और अवैध इस्तेमाल और भी कई देशों में होता रहता है। इजराइल की संसद ने तो इस पर बाकायदा एक कानून बना दिया है, जिसके तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी और उन्हें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इस कानून के दायरे में सिर्फ अरब नागरिकों को रखा गया है, बाकियों को इससे छूट रहेगी। कानून के जानकारों का कहना है कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, लेकिन वो इजराइल ही क्या जो इसकी परवाह करे। तो आज हम जानेंगे इजराइल ने नागरिकता छीनने वाला कानून क्यों बनाया और इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर इसका क्या असर होगा। आज की दूसरी बड़ी खबर भी इजराइल से है। 25 देशों के 30 मीडिया संस्थानों ने मिलकर एक इजरायली कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोला है। इस कंपनी के एक टॉप अधिकारी ने कैमरे पर कबूल किया कि उसने 33 देशों के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली कराई। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, सब कुछ आपको विस्तार से हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। इजराइल में एक ऐसा कानून लाया गया है जो देश के प्रति वफादारी के आधार पर नागरिकता तय करेगा। इस कानून के तहत अगर कोई अरब नागरिक इजराइल विरोधी कामों में लिप्त पाया गया तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे इजराइल से निर्वासित भी कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नियंत्रण वाले वेस्ट बैंक या हमास के कंट्रोल वाले गाजा पट्टी में भेज दिया जाएगा। फिलहाल वेस्ट बैंक के 40% से अधिक हिस्से पर इजराइल का नियंत्रण है। डिपोर्ट किए गए लोगों को इस इलाके में रहने का हक भी नहीं मिलेगा। इस बिल को लेकर कुछ सवाल उठते हैं। मसलन इजराइल की सरकार देश के प्रति वफादारी को किस तरह से डिफाइन करेगी। कि लोगों को नागरिकता छीनने का सबसे ज्यादा डर है और ये कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी, एक एक कर समझते हैं। इजराइल की आबादी लगभग 95 लाख है। इनमें से लगभग 74% यहूदी हैं, जबकि 21% के आसपास अरब हैं। वे इस्लाम के अनुयायी हैं। अधिकतर अरब मुस्लिम खुद को फिलिस्तीनी मानते हैं। वे एक देश के तौर पर फिलिस्तीन की स्थापना का समर्थन भी करते हैं। नए कानून के तहत अगर कोई अरब इजराइल के खिलाफ आतंकी गतिविधि में शामिल होता है या फिलिस्तीनी अथॉरिटी से फंडिंग लेता है तो उसे देश विरोधी माना जाएगा। ऐसे लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ये कानून इजराइल में रहने वाले अरब मुस्लिमों और कब्जे वाले ईस्ट जेरूसलम के स्थायी निवासियों दोनों पर लागू होगा। ईस्ट जेरूसलम पर इजराइल ने 1967 में कब्जा किया था। वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को परमानेंट रेजिडेंसी का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन वे इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, कानून की उलझी व्याख्या। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार वफादारी को किसी भी तरह से डिफाइन कर सकती है और इसके आधार पर बेकसूर लोगों की नागरिकता छीन सकती है। कानूनी विशेषज्ञों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। नंबर 2, नस्ल के आधार पर भेद। नया कानून सिर्फ अरब मुस्लिमों पर लागू होता है, यहूदियों पर नहीं। इस कानून के आलोचकों का कहना है कि ये नस्ल भेदी है क्योंकि इसमें यहूदियों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन की हत्या की याद भी दिलाई। राबिन की हत्या करने वाला एक यहूदी था, फिर भी ना तो उसकी नागरिकता छीनी गई और ना ही कभी इस पर चर्चा हुई। नंबर 3, फंडिंग। फिलिस्तीनी अथॉरिटी जेल में बंद कई फिलिस्तीनियों के परिवारों को मासिक भत्ता देती है। उनमें से कुछ इजरायली नागरिकों की हत्या के दोषी भी हैं। पीए दावा करती है कि वो गलत लोगों को पैसे नहीं देती। उनका कहना है कि हम बस समाज सेवा करते हैं, हम उन परिवारों को मदद देते हैं जिनके यहाँ के जिम्मेदार लोग जेल में बंद हैं। पीए इस आरोप से इनकार करता है कि उसने किसी भी तरह की हिंसा भड़काने के लिए पैसे दिए हैं। इसको लेकर भी दोनों पक्षों में तनाव रहता है। इजराइल के पास नागरिकता छीनने वाला कानून पहले से मौजूद है। उसने ये कानून 2008 में ही बना लिया था। इसके तहत कुछ लोगों की नागरिकता छीनी भी गई थी। उस समय इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निंदा भी की थी और कहा था कि जिस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर दी गई है उसे इजराइल में रहने के लिए स्थायी परमिट दिया जाना चाहिए ताकि वे स्टेटलेस ना हों। अब सवाल ये आता है कि नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कई महीनों से इजराइल और फिलिस्तीनी गुटों के बीच हिंसक झड़पें बढ़ी हैं। पिछले साल इजराइल के अंदर कई आतंकी घटनाएं भी हुई। अधिकतर हमलावर वेस्ट बैंक में बने रिफ्यूजी कैंपों से आए थे। वहां पर पीए का नियंत्रण है। इजराइल ने दोषियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। उन्होंने कैंपों में घुसकर ऑपरेशंस भी चलाए। इसमें कई फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिसके कारण तनाव बढ़ता गया। फिर दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में वापस लौटे। उनकी सरकार में कई कट्टर पार्टियां शामिल हैं। वे फिलिस्तीन को नक्शे से मिटा देने का दम भरती हैं।
नई सरकार ने कार्रवाई तेज की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम करने की कोशिश की। इसका जमकर विरोध हो रहा है। नई सरकार पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का इरादा भी रखती है। इसके लिए उन्हें अपने यहाँ के लोगों का समर्थन भी चाहिए। जानकारों का कहना है कि नया कानून इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। हालिया हिंसा के बाद इस प्रस्ताव को पर्याप्त आधार मिल चुका था, इसलिए संसद में वोटिंग के दौरान 94 सांसदों ने पक्ष में वोट डाला, जबकि 10 सांसदों ने विरोध में मत दिया। इजराइल सरकार ने कहा कि ये पीड़ित परिवारों को सुकून देगा। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने कहा कि ये नस्ल भेद का सबसे घटिया उदाहरण है। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। 8 महीने, 25 देश, 30 मीडिया संस्थान, 100 पत्रकार और एक पर्दाफाश। पर्दाफाश ये कि इजराइल में बैठे कुछ लोग दुनिया भर में लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। वे विदेशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाले चुनावों का नतीजा बदलवा रहे हैं। कैसे? फर्जी सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर, बोट्स के जरिए अफवाहें फैलाकर, फोन और वेबसाइट हैक करवाकर आदि। ये तो कुछ ज्ञात तरीके हुए, लेकिन उनका कारनामा यहीं तक सीमित नहीं है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वे इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF, इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेत और विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर चुके हैं। इस ग्रुप के लीडर का नाम ताल हनान है। हनान IDF की एलीट यूनिट में था। वहां से निकलने के बाद उसने प्राइवेट सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के बिजनेस में हाथ आजमाया। ये वाला काम वो दुनिया को दिखा रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। हनान और उसकी टीम अवैध तरीके से सरकार बनाने और गिराने में मदद कर रही थी। उसके सीक्रेट धंधे के बारे में पब्लिक को कोई जानकारी नहीं थी। 15 फरवरी को ब्रिटिश अखबार गार्डियन, इजरायली अखबार हारित्ज, फ्रेंच अखबार ला मोंद, जर्मन मैगजीन डेर स्पीगल, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट समेत 30 मीडिया संस्थानों ने वो सब कुछ खोल कर रख दिया जिसे ताल हनान दुनिया से छिपा रहा था। हनान क्या कुछ छिपा रहा था? वो ये छिपा रहा था कि उसकी कंपनी दुनिया भर में अपने क्लाइंट्स के पक्ष में माहौल बना रही थी। आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? ये तो PR का मूल मंत्र है। आपकी बात सही है, लेकिन हनान की कंपनी ने ये काम करने के लिए गैर कानूनी तरीका अपनाया। उन्होंने झूठी सूचनाएं फैलाई, विरोधियों के खिलाफ फर्जी कैंपेन चलाया, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए नकली वेबसाइट्स तैयार की। कई मामलों में उन्होंने असली लोगों के अकाउंट्स से तस्वीरें चुराकर फेक अकाउंट्स भी बनाए। हनान ने स्टिंग में दावा किया कि उसकी टीम ने 33 देशों के शीर्ष चुनावों को प्रभावित किया। दावे के मुताबिक 27 चुनावों में रिजल्ट उसके क्लाइंट के पक्ष में आया। स्टिंग के दौरान ये भी पता चला कि हनान की टीम किसी का भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर सकती है और उनके अकाउंट से कुछ भी पोस्ट कर सकती है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिखाया। हनान के पास ब्लॉगर मशीन नाम का एक सिस्टम है। ये सिस्टम असली लगने वाली वेबसाइट्स तैयार करता है। इन वेबसाइट्स पर मशीन से ही झूठी जानकारियां पोस्ट की जा सकती हैं। बॉट्स के जरिए इन वेबसाइट्स के लिंक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाया जाता है। हनान के कुछ प्रोजेक्ट्स को डेमोमैन इंटरनेशनल के थ्रू चलाया जाता है। ये कंपनी इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने वाली फर्म के तौर पर लिस्टेड है। ताल हनान इस कंपनी का फाउंडर और CEO है। हनान की टीम इस समय अफ्रीका में एक चुनाव पर काम कर रही है। उसने देश का नाम नहीं बताया। हालांकि इस समय नाइजीरिया का राष्ट्रपति चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में है और उसकी टीम एक बार 2015 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर चुकी है, इसलिए सारे संकेत नाइजीरिया की तरफ ही इशारा करते हैं। हनान की एक टीम ग्रीस और एक टीम UAE में भी है। उसने ये भी कहा कि कंपनी के 2 प्रोजेक्ट्स अमेरिका में चल रहे हैं। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। एक मीटिंग के दौरान हनान ने कुछ उदाहरण दिखाए, ये साबित करने के लिए कि उसकी टीम क्या कुछ कर सकती है। एक उदाहरण केन्या का था। 15 अगस्त 2022 को अंडरकवर पत्रकारों की टीम हनान के साथ मीटिंग कर रही थी। उस रोज केन्या के राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आने वाला था। हनान ने लाइव डेमो में दिखाया कि उसके पास विलियम रूटो के करीबियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस है। दरअसल हनान की टीम रूटो को हराने के लिए काम कर रही थी। हालांकि वे सफल नहीं हो पाए। रूटो चुनाव जीत गए, लेकिन जीतने के अगले ही दिन मीडिया में खबरें छपने लगीं कि रूटो ने चुनाव में धांधली की है। इस आरोप का भरपूर प्रचार किया गया, ये साबित करने के लिए कि रूटो का चुनाव गलत है और नतीजे को अवैध घोषित कर देना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये राज खुला कैसे? इस मिशन की शुरुआत बेंगलुरु में हुई एक हत्या से हुई थी। वो 5 सितंबर 2017 की रात थी। गौरी लंकेश अपने दफ्तर का काम निपटाकर घर लौट रही थीं। जैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गौरी लंकेश की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने भारत और पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। लंकेश कट्टरता के खिलाफ मुखर थीं। वो फेक न्यूज़ फैलाने वालों का विरोध करती थीं। उनका अपना एक न्यूज़पेपर था, गौरी लंकेश पत्रिके के नाम से।
उनका आखिरी संपादकीय फेक न्यूज़ फैक्ट्री के खिलाफ ही था। टाइटल था इन द एज ऑफ फॉल्स न्यूज़। इसमें उन्होंने लिखा था कि वो भी फेक न्यूज़ का शिकार हुई, लेकिन उनका सांप्रदायिक हिंसा या प्रोपेगेंडा फैलाने का कोई इरादा नहीं था। संपादकीय की आखिरी पंक्ति में लिखा था, मैं फेक न्यूज़ को एक्सपोज करने वाले हर व्यक्ति को सलाम करना चाहती हूँ, काश उनके जैसे और भी लोग होते। गौरी लंकेश की हत्या के आरोप में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। उनका केस अभी भी अदालत में चल रहा है। गौरी लंकेश की हत्या के बाद फॉरबिडन स्टोरीज नाम की एक संस्था ने उनका काम आगे बढ़ाने का फैसला किया। फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियों का कच्चा चिट्ठा खोलने का काम। फॉरबिडन स्टोरीज एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। पेगासस के खुलासे के पीछे इन्हीं का हाथ था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये संस्था किसी भी तरह के खतरे का सामना कर रहे पत्रकारों की मदद करती है, सूचनाओं को सुरक्षित रखने में और उन्हें पब्लिश करने में। अगर आप उनकी वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पहली लाइन में लिखा है, किलिंग द जर्नलिस्ट वोंट किल द स्टोरी। पत्रकारों की हत्या से सच्चाई खत्म नहीं होगी। तो फॉरबिडन स्टोरीज ने गौरी लंकेश के काम को जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया स्टोरी किलर्स। इस प्रोजेक्ट में 30 मीडिया संस्थानों के 100 से अधिक पत्रकारों को शामिल किया गया। उन्होंने मिलकर ऐसी कंपनियों को ट्रैक करना शुरू किया जो विचारों को प्रभावित करने, चुनावों का नतीजा बदलने, किसी की साख खराब करने और सच को दबाने जैसे कामों में जुटी हैं। और इस धंधे में उनका एक ही उसूल है, पैसा, भले ही वो कहीं से भी आता हो। इसी प्रोजेक्ट के क्रम में पत्रकारों को होहे के बारे में भी पता चला। तब रेडियो फ्रांस, हारित्स और मार्कर के 3 पत्रकारों ने एक टीम बनाई। उन्होंने खुद को क्लाइंट की तरह पेश किया। जुलाई 2022 के आसपास उन्होंने हनान की टीम से बातचीत करनी शुरू कर दी। अंडरकवर पत्रकारों ने बताया कि वे एक अफ्रीकी देश के चुनाव का नतीजा प्रभावित करना चाहते हैं। हनान इसके लिए राजी हो गया। धीरे धीरे ये बातचीत बढ़ने लगी। दिसंबर 2022 में हनान ने तीनों को मिलने के लिए तेल अवीव के पास एक दफ्तर में बुलाया। उस दफ्तर में कोई नेम प्लेट नहीं थी, वहाँ कंपनी का नाम तक नहीं लिखा हुआ था। हनान ने अपना परिचय जॉर्ज के तौर पर दिया। उसने अपना असली नाम बताने से मना कर दिया। तीनों पत्रकार इस पूरी बातचीत को गुप्त कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे। अब उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को रिलीज कर दिया है। इसने इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अभी ये साफ नहीं है कि हनान की टीम ने केन्या और नाइजीरिया के अलावा और किन देशों के चुनावों में हेरफेर की। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उनका कारोबार अफ्रीका और एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक फैला हुआ है। उन्होंने कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए भी काम किया है। रिपोर्ट छपने के बाद क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ताल हनान ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इजराइल की रक्षा मंत्रालय ने बयान देने से मना कर दिया। हनान की कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री की साइट पर लिस्टेड है। फ्रांस के न्यूज चैनल BFM TV ने एक बड़े एंकर को चैनल से सस्पेंड कर दिया है। एंकर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण मोनाको की याट इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। इस रिपोर्ट को ताल हनान ने अंडरकवर पत्रकारों के सामने दिखाया था। पत्रकारों ने चैनल से इस पर जवाब मांगा। तब चैनल ने इंटरनल जांच बिठाई और एंकर को चैनल से बाहर निकाल दिया। एंकर ने रिपोर्ट के लिए पैसा लेने के आरोप से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझे गुमराह किया गया हो। ये तो हुई टीम होहे की बात, लेकिन दुष्प्रचार का मसला यहीं तक सीमित नहीं है। फॉरबिडन स्टोरीज ने प्रोजेक्ट के तहत 5 रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। पहले हिस्से में गौरी लंकेश की हत्या और उसके बाद के घटनाक्रम की चर्चा की गई है। दूसरे पार्ट में ताल हनान और टीम होहे का धागा खोला गया है। तीसरे पार्ट में एक और इजरायली कंपनी की पड़ताल की गई है। परसेप्टो इंटरनेशनल खुद को परसेप्शन बनाने के उस्ताद के तौर पर पेश करती है। दावा किया गया कि इस कंपनी ने बुर्किना फासो में रेड क्रॉस कमेटी को काबू में रखने के लिए झूठी रिपोर्टें छपवाई थीं। तीसरे पार्ट में एक और इजरायली कंपनी की पड़ताल की गई है। परसेप्टो इंटरनेशनल खुद को परसेप्शन बनाने के उस्ताद के तौर पर पेश करती है। दावा किया गया है कि इस कंपनी ने बुर्किना फासो में रेड क्रॉस कमेटी को काबू में रखने के लिए झूठी रिपोर्ट्स छपवाई थीं। चौथे पार्ट में डिजिटल इन्फ्लुएंसर पर फोकस किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स ने खाड़ी देश के एक पत्रकार को टारगेट किया। आरोप हैं कि उनमें से एक को सऊदी अरब के प्रिंस MBS ने पैसा खिलाया था। 5वां हिस्सा इनसाइडर इंटरव्यू का है। इसमें एक डिजिटल PR कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की गई है। रिपोर्ट में मैनेजर की पहचान छिपा ली गई है। उसने दावा किया है कि उसकी कंपनी पिछले दरवाजे से गलत कामों में जुटी हुई है। इन रिपोर्ट्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी
न्यूज़ रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।